वार्ता में जुड़े हुए सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सौभाग्य से आज इस सत्र में जीतू भाई जी भी जुड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से यह वार्ता प्रारंभ हुई थी। आज की वार्ता प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी दे रहे हैं। आप इनके बारे में सब लोग लगभग जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये प्राकृत की सेवा के लिए सम्मानित हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग में आपने अध्यापन किया। उसके पहले जैन विश्व भारती में इनकी प्रमुख रचनाएं ब्रात दर्शन, अर्हत दर्शन, मूलाचार, प्राकृत भाषा विमर्श आदि रही हैं। इन्होंने कटनी विद्यालय, सियादबाद महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में सियादबाद महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इमर्टस प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमारे भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट के निदेशक भी रहे हैं। तो इस तरह से इनका बहुत एक लंबा परिचय है और व्याख्या के माध्यम से। और मैं अब जीतू भाई से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा अपना पूर्व वक्तव्य दे करके और हमारे प्रेम जी के बारे में दो शब्द कहेंगे। आदरणीय जीतू भाई जी। प्रणाम विजय जी। और मैं हमारे परम मित्र फूलचंद जी जैन का भी स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी जी पूरे भारत में जैन दर्शन के मूर्धन्य विद्वान के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं। बहुत समय से जैन धर्म के सिद्धांतों पर, ग्रंथों पर कार्यरत हैं। जैसा विजय जी ने संक्षिप्त में परिचय दिया, तदनुसार जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मूलाचार, उस मूलाचार ग्रंथ पर प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी ने अपना संशोधन कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अप्रकाशित पांडुलिपियों का संशोधन करके प्रकाशन भी किया है। फूलचंद प्रेमी जी देश में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में रचे गए ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा है, संशोधन किया है और जगत के समक्ष उनका वैशिष्ट्य लाकर रखा है। इस दृष्टि से प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी का पूरा जीवन विद्या साधना में लगा हुआ है। वैसे भी बनारस एक अलग प्रकार का ही नगर है। वहां रहने वाला, बसने वाला सभी को विद्या के रंग में रंग जाता है। इसलिए बना हुआ रस, ये भी कहा जाता है कि ये बनारस विद्या के लिए बना हुआ रस है। और वो रसपान फूलचंद जी ने किया है और हम लोगों को भी कराते आए हैं। देश की प्रतिष्ठित संशोधन संस्थाओं में विद्याकीय योगदान दिया है। पार्श्वनाथ विद्याश्रम, बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, जैन विश्व भारती लाडनू और ऐसी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं में रह करके आपने बहुत सारे कार्य किए हैं और अनेक विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा, जैन सिद्धांत आदि का अध्ययन कराया है। बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रहते हुए, लाडनू में विश्व भारती, जैन विश्व भारती में रहते हुए और बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, उसमें कई सालों तक
जैन धर्म के अप्रकाशित पांडुलिपियों पर और अन्य अपरिचित विषयों पर उन्होंने काम किया है। खास करके प्राचीन जैन धर्म, वेद आदि में जैन धर्म का जो स्वरूप मिल रहा है उस पर उनके किताब सर्वत्र प्रशंसनीय बनी हुई है। हमें बहुत ही आनंद है कि बीएल में रहते हुए फूलचंद प्रेमी जी ने बहुत सारा काम किया, जैन धर्म के सेमिनारों का आयोजन किया, साथ ही प्राकृत भाषा सीखने के जो ग्रीष्मकालीन कार्यशाला लगती है उसमें भी आपने पढ़ाया। आप अ, उनका संचालन करते रहे और नेशनल इंटरनेशनल सेमिनारों का सफलतापूर्वक आपने आयोजन किया हुआ है। आपकी विद्या साधना को नमन है। आपने जो कार्य किया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। और आज आप प्राकृत भाषा के विषय में, प्राकृत साहित्य के विषय में हमें व्याख्यान देंगे। आप सभी को पता ही है कि 3 अक्टूबर को भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। प्राकृत भाषा के को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से क्या संभावनाएं बनी है और किस प्रकार से हमें काम करने पर जो संभावना बनी हुई है उसको हम आगे ले जा सकते हैं, उस विषय में प्रेमी जी ने काफी चिंतन किया हुआ है। और प्राकृत भाषा और भी आगे बढ़े उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य भी किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500-2600 साल पहले जनभाषा थी, लोक भाषा थी। और श्रमण भगवान महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। आगमों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी आदि ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। प्राकृत भाषा में कथाएं और महाकाव्य रचे गए हैं जो बेनमून है। और गाहा सत्य सही भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न है। ये हमारी विरासत है प्राकृत भाषा में रचे गए साहित्य की। और उस साहित्य का पठन पाठन और आगे बढ़ाने का कार्य जैसे बीएल इंस्टीट्यूट कर रहा है और अन्य इंस्टीट्यूट भी कर रहे हैं, तो अब उसका दायित्व भी बढ़ रहा है। और इस विषय में हमें क्या करना चाहिए उस पर हमें थोड़ा और चिंतन करना होगा। आज प्राकृत भाषा की समृद्धि के विषय में समय समय पर प्राकृत भाषा में कौन से ग्रंथ रचे गए, उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या पड़ा हुआ है और उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, उन विषयों पर फूलचंद प्रेमी जी हमें बताएंगे। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी जी को विनंती करूंगा कि अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोजिणानां धम्बो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामा। सम्मानीय हमारे बहुत ही सुहृदवर प्रोफेसर जितेंद्र भाई साहे जी। फूलचंद जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। थोड़ा आवाज जो सेट करेंगे ना तो अच्छी तरह सुनाई देगा। सम्मानीय
प्रोफेसर जितेंद्र भाई साहे जी एवं इस व्याख्यान माला के संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार जी, जो कि निदेशक हैं इस भोगीलाल लेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आज इस संस्थान से आयोजित हो रही निरंतर चल रही व्याख्यान माला में आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इससे जितने सुहृदवर और सुधी श्रोतागण, विद्वतगण सभी जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से नमो जनानम, जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही ये हमारे लिए इस वर्ष, यह जो वर्ष है अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ष है। इस दृष्टि से जैसा कि अभी प्रोफेसर जीतू भाई साहे ने बतलाया कि इस हमारी भारत सरकार ने, विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, घोषणा हुई है। इससे तो बहुत सारे प्राकृत भाषा के विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे ही। यद्यपि हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्राकृत भाषा हमेशा से शास्त्रीय भाषा रही ही है। इतने सारे शास्त्र, इतने सारा व्याख्या साहित्य, आगम साहित्य इसमें रचित है और ये बहुत प्राचीन भाषा है। मेरे मन में तो इतनी तक बात आती है कि ये जो भाषा है, जब से लोगों ने बोलना शुरू किया है, जब से बोलते हैं या जब से वाणी निकली है, तब से प्राकृत भाषा ही चल रही है। क्योंकि ये सहज व्यापार, सहज वचन व्यवहार की भाषा रही है हमेशा से, और ये जन भाषा तो कहलाती ही। अब भाषा की जहां तक बात आती है, तो भाषा व्यक्ति के अंदर के मनोभावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। और विविध भाषाएं, संस्कृतियां प्रदेश और क्षेत्र विशेष के भूगोल तथा इतिहास की देन है। भारत में तो अनेक सहस्रों, हजारों हजार भाषाएं और बोलियां हैं। इनमें संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, आदि अनेक प्राचीन भाषाएं। भारतीय भाषाओं का इनमें अपना विशेष महत्व है। ये सभी भारतीय भाषाएं ये भारतीय संस्कृति की और साहित्य की आत्मा है। और जहां तक प्राकृत की बात आती है, तो प्राकृत भाषा भारतीय, प्राचीन भारतीय भाषाओं में इसका विशेष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। हम तो ये इतनी तक बात कहते हैं कि प्राकृत भाषा जनसामान्य की भाषा है, और एक केवल मात्र भाषा नहीं है, केवल एक प्राकृत एक भाषा नहीं है, बल्कि ये अनेक जन भाषाओं का, बोलियों का, लोक भाषाओं का समूह है। तो प्राचीन भारतीय भाषाओं में ये भाषा वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये जो प्राकृत भाषा है, ये भारत ईरानी भाषा के परिचय के अंतर्गत भारतीय आर्य शाखा परिवार की विवेचना मिलती है। तो प्राकृत भाषा इसी भाषा परिवार की एक आर्य भाषा है। वस्तुतः जैसा कि ये कहा है कि प्राकृत एवं वैदिक भाषा में इसकी जहां तक प्राचीनता की बात आती है, तो देखिए इस समय पे अगर साहित्य के रूप में कोई उपलब्ध है, प्राचीन उपलब्धि, प्राचीन परंपरा की दृष्टि से अनेक परंपराओं के शास्त्र रहे हैं, मगर इस समय पे पूरे भारत में सबसे प्राचीन साहित्य अगर उपलब्ध है तो वो ऋग्वेद है, वैदिक साहित्य। तो प्राकृत एवं वैदिक भाषा में अनेक समानताएं मिलती हैं। वैदिक भाषा और प्राकृत भाषाओं को विकसित होने में एक समान धरातल रहा है। जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा होने के कारण इसे प्राकृत कहा जाता है, क्योंकि प्राकृत शब्द का अर्थ है व्याकरण आदि के संस्कारों से रहित स्वाभाविक वचन व्यापार। लोगों के इस वचन व्यवहार से उत्पन्न भाषा प्राकृत भाषा है। इसलिए ध्वन्यात्मक और व्याकरणात्मक सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण प्राकृत भाषा लंबे समय तक जन सामान्य के बोलचाल की भाषा रही है। यद्यपि प्राकृत भाषा के आदिम अवस्था का साहित्य
या स्वरूप साक्ष्य रूप में हमारे समक्ष तो नहीं है, किंतु अब तक उपलब्ध जो वैदिक साहित्य है उसमें अनेक प्रकार के प्राकृत तत्व विद्यमान हैं। जैसे वैदिक काल में प्रादेशिक बोलियां आदि के रूप में जन भाषाएं विद्यमान थी, जिनका प्रभाव छांदस पर पड़ा है। वैदिक भाषा के समानांतर जन भाषा के रूप में प्राकृत भाषा निरंतर विकसित होती जा रही थी, और जिसका प्रमाण प्राचीन वैदिक वाङ्मय विशेषकर प्रथम ऋग्वेद में सुरक्षित कुछ शब्दों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। प्राकृत भाषा और इसका साहित्य अत्यधिक समृद्ध है, और इसे भारतीय संस्कृति में अपना इसलिए विशेष स्थान है क्योंकि इसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता, प्राचीनता और समृद्धता सुरक्षित रही है हमेशा से। और इसका एक और प्रमाण ये है कि भारतीय प्राकृत भाषा जो है अनेक प्राचीन और अर्वाचीन प्रमुख भाषाओं की, हम डायरेक्ट जननी तो नहीं कह सकते, पर उसकी दादी माँ होने का गौरव प्राप्त अवश्य है। क्योंकि प्राकृत के बाद हम जो प्राकृत भाषा जब कोई प्रचलन से थोड़ी बाहर होती है कोई भी भाषाएं, तो और दूसरी भाषाएं उसी के समकक्ष या उसी की उत्तरदायित्व संभालने वाली जो आती हैं, वो हमेशा प्राकृत का जो भाषाओं का जो अपकर्ष कहलाता है, वो अपकर्ष नहीं उसको कह सकते हैं, हम उसको उसकी भाषाओं का विकास कहते हैं, और उसका विकास अपभ्रंश भाषा के रूप में होगा। तो अब ये बात आती है कि प्राकृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषाओं में अनेक शताब्दियों तक तो ये भारतीय जनमानस की प्रमुख भाषा रही है। संपूर्ण भारतीय भाषाएं, इनका साहित्य, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, लोक जीवन में और जन गण मन इससे प्रभावित और ओतप्रोत है। यही कारण है कि प्राकृत भाषाओं को इसीलिए प्राकृत भाषाओं को अनेक भाषाओं की जननी होने का भी, जैसा अभी दादी के रूप में कहा है, का भी गौरव प्राप्त हुआ है। साहित्य सर्जना के रूप में सर्वाधिक प्राचीन वैदिक साहित्य में, जैसा कि अभी कहा गया है, ऋग्वेद में बहुत सारे तत्व मिलते हैं। हम उसको अभी क्रमशः बताएंगे आपके सामने, क्योंकि हम पहले एक कुछ हम लोगों को और भी कुछ इस तरह के जो भाषाओं से संबंधित ग्रंथ हैं, भाषा वैज्ञानिक ग्रंथ, उनको पढ़ना चाहिए। उनमें लगता है कि प्राकृत का विकास कितने अच्छे ढंग से बतलाया है, प्राकृत भाषाओं का महत्व कितने ढंग से बतलाया है। एक पुस्तक है भारत की भाषाएं, जो कि वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजमल बोरा। उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब प्राकृत की प्राचीनता, प्राकृत की समृद्धि, प्राकृत का पूरी भारतीय भाषाओं और साहित्य में अवदान किस तरह से है, इसके विषय में बहुत अच्छे विचार किए हैं। उन्होंने लिखा है अपने उसमें कि संस्कृत भाषा अपने मूल रूप में वैदिक संस्कृत थी, और उसका विस्तार जब पूरब और दक्षिण की ओर हो रहा था, उस समय देश में अन्य भाषाएं बोली जाती थी। वैदिक संस्कृत के ठीक पड़ोस में बैसाची थी, और क्रमशः अन्य भागों में प्राकृतों के अन्य मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, ये सब प्राकृत भाषाएं थी। डॉक्टर बोरा के अनुसार वैदिक संस्कृत के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर जहां भी संस्कृत भाषा पहुंची है, वहां के शब्द समूह को संस्कृत ने आत्मसात किया, उस शब्द समूह का संस्कृतिकरण किया। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि प्राकृतों का शब्द समूह संस्कृत के शब्द समूह में परिणत हुआ है। इसे संस्कृतिकरण कह सकते हैं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है शब्दों को संस्कृत भाषा की प्रकृति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन के रूप देना, क्योंकि वैदिक काल में प्राकृतों के विविध रूप इस देश में प्रचलित रहे हैं। ये उन्होंने इसमें लिखा है, और उन्होंने उदाहरण के रूप में भी कई बातें बतलाई हैं। जैसे प्राकृत भाषाओं कतिपय पदों तथा रूपों के आधार पर विद्वान यह सिद्ध करते हैं कि प्राकृत भाषाएं
संस्कृत भाषाओं के पूर्व की हैं। इनका अधिक संबंध संस्कृत से होकर वैदिक भाषा से है। अम्भे, अस्मे, हविम, हुम, तन, त्वन आदि प्रत्ययों की तथा पदों की प्रवृत्ति दोनों में प्राप्त होती है। लिंग, वचन तथा विभक्तियों की प्रवृत्ति दोनों भाषाओं, प्राकृत तथा वैदिक भाषाओं में उपलब्ध होती है। जैसे उन्होंने धातु के रूप के विषय में भी बतलाया है, अस धातु का जिस जिस अर्थ में प्रयोग वैदिक भाषा में होता था, हम आज उसी को हवे या है के रूप में पाते हैं। युष्मकम का तुम्हार होना इसी रूप परिवर्तन को प्रकट करता है। इन परिवर्तित रूपों के कारण जो नवीन बोलियां या भाषाएं समय समय पर लोक में प्रचलित हो जाती हैं, कालांतर में वैयाकरण उनके लिए एक नियम की, एक रूपता की व्यवस्था करते हैं। वे किसी नवीन भाषा को निर्मित नहीं करते, अपितु प्रचलित भाषा की स्वरूप व्यवस्था करते हैं। एक है, जैसे मैंने अभी डॉक्टर राजमल बोरा के पुस्तक की बात की, भारतीय भाषा और भाषाएं, तो अब एक और बहुत प्राचीन हिंदी में एक ग्रंथ है, पुस्तक है, तो उन्होंने, उसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं बताऊं, उसकी भूमिका को और उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। पुरानी हिंदी नाम की पुस्तक है वो उनकी। तो उन्होंने बहुत मार्मिक शब्दों में प्राकृत का महत्व समझाया है। अगर उनके उस प्राकृत के अंशों को ही, जो प्राकृत की उन्होंने प्रशंसा की, उसके योगदान को, उसकी समृद्धि को और उसके सर्वत्र व्यापकता को चित्रित किया है, लिखित इसमें पुस्तक में लिखा है, उसको अलग 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 ढंग से प्रकाशित किया जाए तो लोगों को इसकी प्राकृत भाषा की महत्ता की जानकारी तो होगी ही, और उसकी समृद्ध परंपरा को भी समझ सकेंगे। उन्होंने देखिए लिखा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्राकृत भाषा और छांदस, जो कि वैदिक भाषा कहलाती थी, का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लिखा है कि ऋग्वेद पूर्वकालीन जनसामान्य की आदिम प्राकृत से विकसित भाषा ही वह छांदस है जिसमें कि ऋग्वेद की रचना की गई। यही नहीं, बल्कि उनके अनुसार आदिम प्राकृत से विकसित उक्त छांदस से परवर्ती युगों में दो साहित्यिक भाषाओं का विकास हुआ, लौकिक संस्कृत और साहित्यिक प्राकृत। आगे चलकर नियमबद्ध हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत का प्रवाह तो अवरुद्ध हो गया, जबकि प्राकृत का प्रवाह बिना किसी अवरोध के आगे चलता रहा, जिससे क्रमशः अपभ्रंश भाषा तथा उस अपभ्रंश से ब्रज, हिंदी, मैथिली, मागधी, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, बुंदेली और राजस्थानी आदि, गुजराती आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब थोड़ी सी, जैसे वैदिक ध्वनियों, वैदिक साहित्य में जो ध्वनियां मिलती हैं और जिसे हम लोगों ने उसको छांदस के रूप में कहा है, तो छांदस और संस्कृत में जो मूर्धन्य ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी है? टा, ठा, डा, ढा, णा और रा। तो ये मूर्धन्य ध्वनियों का अस्तित्व प्राकृत तत्वों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार दंत ना के पूर्व यदि उसी शब्द में री, रा अथवा मूर्धन्य सा हो तो वह मूर्धन्य ण में परिवर्तित हो जाता है। प्राचीन या मध्यकालीन आर्य भाषा में णत्व की प्रवृत्ति द्रविड़ भाषा परिवार के संपर्क कारण आई है। यही कारण है कि भारतीय परिवार भारोपी परिवार की अन्य किसी भी भाषा में इन ध्वनियों का अस्तित्व नहीं है। छांदस में रा और ला ध्वनि के रूप में विकास पाया जाता है। वही ला दंत ध्वनि से मिलकर उसका मूर्धन्य भाव कर दिया है। तो इस तरह से बहुत इस प्रकार वैदिक भाषा के रूप में टवर्गीय ध्वनियां बहुत कम हैं, जबकि दूसरे रूप अर्थात वेद के बाद के भागों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में आदि में उनका अनुपात काफी बढ़ गया है। वैदिक तथा परवर्ती संस्कृत के वे शब्द जिनमें ना के स्थान में णा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत रूप है। अतः जो वेदों में शब्द पाए जाते हैं, आणी, पुण्य, फण,
काण, कण, निपुण, गण, कुणार, तूण, वेणु, वेणी शब्दों में मूलतः प्राकृत का मूलतः ये जो शब्द है प्राकृत के ही माने जाते हैं। इसी प्रकार शिथिल शब्द में इकार का होना तथा रेप के स्थान पर ला हो जाना भी पूर्वी प्रवृत्ति के प्राचीन प्राकृत का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपनी पुरानी हिंदी पुस्तक में कही है। हमें इन पुस्तकों को और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें जो इस विषय में निकली हैं, जैसे कि भारत की भाषाएं जो हमारी इसमें इन्होंने कही हैं, एक पुस्तक है राजमल बोरा की, वो भी पढ़ना चाहिए। अपने डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ने भी इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनके प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी उन्होंने बहुत महत्ता और इसकी प्राचीनता सिद्ध की है। उन्होंने कहा है कि पुरोहितों ने जब छांदस भाषा को रूढ़िग्रस्त बनाया, उसके भी इनके भी पद, वाक्य, ध्वनि एवं अर्थ, इन चारों अंगों को विशेष अनुशासनों में आबद्ध कर दिया, तो जनसाधारण की बोली का प्रवाह तीव्र गति से आगे बढ़ता ही गया। फलस्वरूप ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद और ब्राह्मण साहित्य में जन तत्व अधिक समाविष्ट हो गए। छांदस में जो जन तत्व समाविष्ट थे वे अनुशासित किए जाने पर भी सर्वथा परिमार्जित ना हो पाए और उनका विकास होता रहा। फलतः छांदस का मौलिक विकसित रूप प्राकृत कहलाया। ये उन्होंने डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ने लिखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्राकृत भाषा का जितना महत्व था, और आज भी इस आज के युग में ये बहुत बड़ा स्वर्ण युग है प्राकृत भाषाओं के विकास के लिए। इसकी आज चाहे गुजरात देख लें, चाहे हमारे मुनिजन देख लें, अनेक साधु साधियां देख लें, प्राकृत में खूब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, व्याख्यान देते हैं, गाथाएं लिखते हैं, कविताएं, गद्य पद्य खूब रचनाएं कर रहे हैं और हुई भी हैं बहुत सारी रचनाएं इस 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में। तो हमारे देश की आधुनिक भाषाओं ने प्राकृतों का स्थान लिया। आज भी आधुनिक भाषाएं प्राकृत की परंपरा से आबद्ध हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं को भी प्राकृत भाषा की परंपरा प्राप्त है, किंतु इस रूप में भाषाविदों ने विचार नहीं किया। हिंदी भाषा ही नहीं अपितु भारत की सभी आधुनिक भाषाएं, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम, भी प्राकृतों की परंपरा से विकसित हुई हैं। वस्तुतः प्राकृत का अर्थ सहज और मूल भौगोलिक बोली भाषा के रूप में ग्रहण करें तो ऐतिहासिक काल में भारतवर्ष की सभी भाषाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राकृत रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है लोगों ने, विद्वानों ने। प्राकृत भाषा यह नामकरण संस्कृत भाषा के अनुकरण पर और संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार रखा हुआ है। संस्कृत भाषा के उपरांत यदि कोई भाषा अखिल भारतवर्षीय रूप में भौगोलिक विस्तार पा सकी तो वह एकमात्र प्राकृत भाषा है। संस्कृत की तरह प्राकृत भाषाओं का विस्तार भी द्रविड़ परिवार के भौगोलिक क्षेत्र में हुआ है। तो इस तरह से बहुत ये इस भाषा का बहुत महत्व, प्राकृत भाषा का महत्व तो है ही, और इसकी सबसे बड़ी बात ये पाई गई है कि अनेक ये सरल क्यों है, क्योंकि अति सरल ध्वन्यात्मक और व्याकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण यह प्राकृत भाषा लंबे समय तक जन सामान्य के बोलचाल की भाषा बनी रही। और यही कारण है कि भगवान महावीर ने और भगवान बुद्ध ने जनता के सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने उपदेशों में इसी लोक भाषा प्राकृत का आश्रय लिया। अब लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें उन्होंने उस समय इतनी संस्कृत भी प्रचलित थी, संस्कृत की बहुत मान्यता भी थी, तो उन्होंने क्यों संस्कृत भाषा में न बोल के प्राकृत भाषा में बोला, जन भाषा में बोला? उसका कारण था क्योंकि उसको ये एक जो अभिजात वर्ग विशेष की बन गई थी उस समय संस्कृत भाषा। तो जन सामान्य की भाषा में, क्योंकि इन दोनों महात्माओं ने, भगवान महावीर की विशेषकर ये रही और महात्मा बुद्ध की, कि उन्होंने सोचा कि हमने जो अपने संयम साधना से जो
अमृत तत्व प्राप्त किया है ज्ञान का, उसको सामान्य जनता में उनको आत्म कल्याण करने के लिए, वो भी जो जो अंत्यज हैं, जो जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें कभी आध्यात्म या धर्म की बात तक सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता था, तो उन तक हमारे जो ये जो ज्ञान का अमृत तत्व है, धर्म का अमृत तत्व है, अध्यात्म का अमृत तत्व है, वो उन तक पहुंचे। तो उस उनके पहुंचने से वो अपने अपने को, अपने अस्तित्व को पहचानेंगे। वो ये समझेंगे कि मैं केवल एक सामान्य नहीं हूं, मैं अंत्यज नहीं हूं, मैं कोई पिछड़ा नहीं हूं, बल्कि मैं भी अपनी आत्मा को का कल्याण करके, आत्मा का विकास करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता हूं। इस दृष्टि से उन्होंने जन सामान्य के लिए, और इस जन सामान्य की भाषा में जो प्राकृत उस समय प्रचलित थी, उस प्राकृत भाषा में इनको उन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। यद्यपि ये बात अलग है कि भगवान महावीर ने अर्धमागधी प्राकृत में अपने प्रवचन किए, और भगवान बुद्ध ने मागधी, जिसे पाली भाषा का नाम दिया गया, और पाली भी एक प्रकार की प्राकृति है, कोई अलग भाषा नहीं है। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और प्राकृत भाषा के जो भेद प्रभेद मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि शिलालेखी प्राकृत, हम लगभग प्राकृत के पूरे देश में 2000 के लगभग शिलालेख मिलते हैं। अभी समझ लीजिए शिलालेख क्यों लिखाए जाते थे, अशोक ने इतने शिलालेख लिखा, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि उसे हर कोई पढ़ सकता था। उन्होंने अपनी आज्ञाएं, उन्होंने अपने निर्देश, उन्होंने अपने जो नीति वाक्य, कई अनेक चीजें जो लिखते थे, शासन के आदेश लिखते थे, वो प्राकृत भाषा में लिखते थे और ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते थे। क्योंकि ये सब चीजें जन सामान्य, जैसे आज हम लोग कहीं पर कोई भी बोर्ड लगाते हैं तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लगाते हैं, चाहे हिंदी हो, हिंदी वाले गुजराती को गुजराती में, मराठी के मराठी में, इसलिए उसको उस समय सब पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से प्राकृत भाषा को भी उस समय इतनी प्रचलित थी, ब्राह्मी लिपि इतनी प्रचलित थी कि सब लोग उनको अपना सामान्य रूप में पढ़ सकते थे। तो इस दृष्टि से बहुत ये शिलालेखी प्राकृत का बहुत बड़ा साहित्य है, और ये बहुत प्राचीन माना जाता है। अब मागधी प्राकृत है, प्राकृत के रूप बतला रहा है कितने प्रकार की, और ये सब क्षेत्रीय दृष्टियों से हैं, स्थान विशेष से। जैसे मान लीजिए कि मगध की जो भाषा थी वो मागधी हुई, अर्धमागधी आधे मगध की और आधे अगल बगल की जो भाषा थी वो है सौरसेनी, जो सूरसेन प्रदेश की थी, पूरे मथुरा के आसपास के प्रदेश की सौरसेनी प्राकृत थी। महाराष्ट्र की प्राकृत महाराष्ट्र की, और जो उसी का ही विकसित रूप आज मराठी भाषा कहाँ से आई? मराठी भाषा इसी महाराष्ट्री प्राकृत से आई। इसी तरह से पैसाची, जो हमारे अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों की जो भाषा थी, वो भाषा, फिर चूलिका प्रास पैसाची भी आई, और अपभ्रंश भाषा, ये सबसे प्राकृत भाषा का सबसे नया संस्करण था उसका उस समय पे। क्योंकि प्राकृत भाषा जब पूरी तरह से साहित्यारूढ़ हो गई, तो उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश भाषा ने उसका पूरा दायित्व संभाला प्राकृत का, और बहुत बड़े साहित्य की, ये केवल जैन साहित्य ही नहीं है प्राकृत भाषा का, एक अपभ्रंश भाषा का, बल्कि अनेक दूसरे परंपरा के बड़े बड़े संत महंतों ने अपभ्रंश भाषा में ये अपने साहित्य की सर्जना की है। तो इस तरह से बहुत बड़ी चीज है। अब हम ये अपनी बात कहना चाहते हैं कि जैसे हम कहें यदि, यानी संस्कृत भाषा ने और किस तरह से किया है, तो और उन्होंने क्यों ये इसका ये जन भाषा क्यों बनी रही, उसका क्यों स्वरूप इस तरह से रहा जनसाधारण की? क्योंकि प्राकृत भाषाओं में संस्कृत के रूपों की जटिलता का भी समाधान किया गया। जैसे एक हम सामान्य रूप में कह सकते हैं, जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं, मगर प्राकृत में और एक दो भाषाओं को छोड़ के बाकी सारी भारत की भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में केवल एक वचन और बहुवचन ही मिलते हैं, और प्राकृत भाषा की भी यही प्रवृत्ति है। तो प्राकृत भाषाओं में संस्कृत रूपों की जटिलता का समाधान किया गया, और तिगंत तथा सुबंत, यानी तिगंत धातु, सुबंत नाम,
दोनों में पृथक पृथक एक रूपता लाने से साहित्य की भाषा के माध्यम से साहित्य में जो दुरूहता आ गई थी वह समाप्त हुई। यानी यानी प्राकृत भाषा का इतना प्रभाव पड़ा कि साहित्य भाषा, संस्कृत भाषा को भी अनेक भाषाओं, अनेक प्रकार की जटिलताओं को इसके कारण दूर करना पड़ा। अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों में जो रूप भिन्न भिन्न चलते थे उनमें भी न्यूनता आई और यह प्रयत्न किया गया कि साहित्य के अंदर व्याकरण की जटिलताओं तथा अत्यधिक शब्द रूपों को समाप्त कर दिया जाए, जिससे आसानी से एक ही नियम से सभी रूपों की सिद्धि हो सके। जैसे पुरुषस्य, अज्ञस्य, वायुस्य आदि रूप इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार विभक्तियों में चतुर्थी का काम षष्ठी से लिया जाने लगा। पंचमी तथा तृतीया में भी कहीं कहीं एक रूपता हुई। भूत तथा भविष्य काल में जो तीन भेद संस्कृत साहित्य को भी, संस्कृत में भी सरल, सुगम तथा सुबोध बनाने का प्रशंसनीय कार्य इसी प्राकृत भाषा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ। अब ये इसके साथ एक मैं जो एक तो बतलाना चाहता हूं कि प्राकृत भाषा में जब से साहित्यिक रचना प्रारंभ हुई तभी से वह संस्कृत की प्रतिस्पर्धा में आ गई और संस्कृत के समानांतर ही इसका साहित्यिक विकास होने लगा। और छांदस, जैसे अभी मैंने इसकी वैदिक साहित्य की बात की है, तो छांदस के वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। तो एक ही मूल स्रोत से विकसित छांदस और लौकिक संस्कृत, ये दोनों भाषाएं साहित्यिक रूप धारण करके स्थिर हो गई। तो इस तरह से किंतु भाषा का प्रवाह नदी की भांति, नदी के जल की भांति निरंतर होता रहा है। छांदस के पहले जो जनभाषा प्रवाहमान थी उससे प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ और इस प्राकृत के अनेक रूप और आज भी जैसे बतलाया गया कि सब प्राचीन साहित्य में सुरक्षित है। अच्छा, अब ये तो ये अभी तक प्राचीनता से या प्राकृत भाषा का किस तरह से किसना रूप रहा है उस तरह से मैंने अभी बात की। अब हम थोड़ी सी साहित्य की चर्चा कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यद्यपि ये प्राकृत का साहित्य और उसका प्राचीनता, उसका विकास, उसकी समृद्धि परंपरा, ये बहुत बड़ा विषय है और एक घंटे का नहीं है, एक थोड़े समय में नहीं हो पाएगा। मैं मात्र उसके विषय ही बतलाऊंगा अभी यहाँ पर। जैसे आपको बतलाएं, जैसे अभी प्रोफेसर जीतू भाई शाह ने भी साहित्य की बात की है कि कितना विशाल साहित्य प्राकृत भाषा में है। ये अभी बात आई थी कि जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया इसको, तो शिक्षा मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी और जितनी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, उसको कुछ प्रतिनिधि विद्वानों को बुलाया था, तो मुझे भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला। तो ये कुछ धारणाएं भी हमें प्राकृत के विषय में दूर करना चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि प्राकृत भाषा कुछ नहीं, ये संस्कृत का विकृत रूप है। ये बिल्कुल गलत धारणा है और संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई, ये भी गलत धारणा है। जैसे क्या है, कुछ जैसे आचार्य हेमचंद्र ने कह दिया प्रकृति संस्कृतम तत्रगतम तत् आगतम व प्राकृतम। ये उनके लिखने का जो तात्पर्य था उसका बहुत गलत अर्थ लिया गया है, उल्टा अर्थ लिया गया, विद्वान समझे ही नहीं। उनका तात्पर्य ये था कि उन्होंने जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, एक बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, उसके 7 अध्याय तो उन्होंने संस्कृत के लिखे हैं, संस्कृत व्याकरण के लिखे, और अंतिम जो 8वां अध्याय है वो है प्राकृत का अध्याय। तो उन्होंने ये कहना चाहा है कि यहाँ पे प्रकृति संस्कृतम, मतलब अब हम जो प्राकृत यहाँ का व्याकरण बतलाएंगे वो संस्कृत भाषा के जो व्याकरण बतला दिया उसके आधार पर बताएंगे, उसी के अनुसार ही बताएंगे, और उसकी प्रकृति सब और प्रत्यय जितने चीजें हैं सब प्राकृत के हैं। यद्यपि सब अलग अलग हैं, मगर फिर भी हम केवल जो एक समझाने की पद्धति है, व्याकरण की समझाने की पद्धति है,
उसकी सरणी जो है वो संस्कृत की अपनाएंगे। जैसे हम एक समझ लो कि रामः ये शब्द है, तो हम रामः संस्कृत रखेंगे सामने, वो उसको प्राकृत कैसे बनाते हैं, तो हम संस्कृत के को रामः रख दिया हमने। अब उसको उन्होंने कह दिया कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग की जो हलंत सा का जो विसर्ग बनता है, तो उसको ओ हो जाता है प्राकृत में, तो रामः की जगह पर रामो होगा। इस तरह से उनके कहने का तात्पर्य था कि हम संस्कृत के आधार के व्याकरण के आधार पर अब हम प्राकृत का व्याकरण समझाएंगे। ये नहीं कि जो संस्कृत उसकी मतलब संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई या इस तरह से, ऐसा उनका भाव नहीं था, मतलब तो गलत अर्थ लगा लेने से इस तरह की बात आई है। तो देखिए प्राकृत के बहुत विशाल व्याकरण ग्रंथ हैं, और हमारा जो प्राकृत का आगम है, तो वहां पर भी बात आई शिक्षा मंत्रालय में। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी अलग अलग, उन्होंने जब पूछा कि अच्छा ये पाली वाले हैं तो बौद्धों की भाषा है, उन्होंने कह दिया ये अच्छा ये प्राकृत भाषा है, जैनियों की भाषा है, तो मैंने तुरंत उसका खंडन किया। मैंने कहा जैनियों की भाषा नहीं। मैंने उनको उदाहरण दिया कि गाथा सप्तशती हाल कवि ने लिखी है, वो कौन सी किस परंपरा के थे, या अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने जो जो लगभग अपने नाटक में, संस्कृत नाटक में जो 65 से अधिक प्रतिशत संवाद जो हैं वो प्राकृत भाषा में रखे हैं, वो कालिदास कौन थे। तो इस तरह से हमें अपनी कुछ बातों को लोगों तक को इस विषय में जो गलत फहमी है उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि अब ये शास्त्रीय भाषा हो गई है। भाषा तो हमेशा से रही है प्राकृत शास्त्रीय भाषा, किंतु अब घोषित हुई सरकार की ओर से, तो अब इसके विकास के बहुमुखी हमें आयाम खुलेंगे, और इसके जो, और हमें ये देखना है कि इसका विशाल साहित्य जो आ रहा है उसकी विकास, उसकी भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो प्राकृत आगम साहित्य है, चाहे वो अर्धमागधी आगम के हैं, आगम के कितने बड़े बड़े अंग हैं, उपांग हैं, मूल सूत्र हैं, प्रज्ञापन, मतलब और भी अनेक सूत्र हैं, ग्रंथ हैं, और प्रकीर्ण ग्रंथ हैं, तो और ऐसी व्याख्या, और इनका जितना मूल सूत्र, मूल आगम है प्राकृत के, उससे ज्यादा उसका व्याख्या साहित्य है। तो ये एक विशाल साहित्य हमारे सामने प्राकृत का सामने रखा हुआ है। इसी तरह से प्राकृत का स्वरसेनी प्राकृत साहित्य, आचार्य, चाहे वो आप कसाय पौध देख लें, सठखंडागम को देख लें, चाहे आचार्य कुंद के ग्रंथों को देख लें, और फिर तो स्वरसेनी प्राकृत भी आगम साहित्य बहुत विशाल रूप में साहित्य उपस्थित है। और तो इस तरह से आध्यात्म का साहित्य, ज्योतिष साहित्य बहुत, अभी हम ये प्रोफेसर विजय कुमार जी जानते हैं कि वहाँ बीएल इंस्टीट्यूट में के हस्तलिखित शास्त्र भंडार में लगभग 25,000 हस्तलिखित शास्त्र भंडार शास्त्र संग्रहित हैं, और उनमें ज्योतिष की इतनी पांडुलिपियां, पोथियां हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो अभी प्रकाश में आना उनको शेष है। तो ज्योतिष संबंधी विशाल साहित्य, ये तो केवल हमने बीएल इंस्टीट्यूट की बात की है, ऐसे और भी अनेक ग्रंथालयों में प्राकृत की ज्योतिष संबंधी, गणित संबंधी, भूगोल संबंधी और अनेक जो और भी जो प्रकाशित साहित्य भी है वो भी इनका है। जैसे गणित साहित्य है, चाहे भूगोल का विषय, भूगोल, खगोल, द्रव्य परीक्षा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, आहार विज्ञान, संगीत, आख्यान, कथाकोश, नाटक, और विशाल गद्य पद्य साहित्य, इतने इतने अच्छे अच्छे महाकाव्य हैं, मुक्तक काव्य हैं, अभी गाथा सप्तशती की बात कही है। तो ऐसे ऐसे इतने, क्योंकि जो संस्कृत के लाक्षणिक ग्रंथ लिखे गए, अलंकार शास्त्र वगैरह जो लिखे गए, उनमें जो उनको जब कोई भी उन्होंने परिभाषा बताई, चाहे वो अभिधा, जैसे मान लो कि अभिधा, लक्षण, व्यंजना, इन सब के जब उनको लक्षण बतलाना पड़े, लक्षण बतलाए उन्होंने, और उनके उदाहरण देना पड़े, तो उनको प्राकृत से लेना पड़े। क्योंकि जो प्राकृत में अभिव्यक्ति होती है, जो प्राकृत में सरसता है, सहजता है,
वो अन्य भाषाओं में बहुत दुर्लभ है। इस दृष्टि से उन अलंकार शास्त्रियों को भी प्राकृत की गाथाएं ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ी। नाटकों में तो आपको जैसे मृच्छ कटकम है, शूद्रक का मृच्छ कटकम है, उसमें तो अनेक प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया गया है। इतनी इतनी बड़ी इतनी इतनी विभिन्न प्रकार की प्राकृतों को, जितने अलग अलग प्रकार के जो पात्र हैं वो अलग अलग की प्राकृत बोलते हैं। तो ये प्राकृत का बहुत विशाल क्षेत्र हमेशा से रहा है। और अब जो प्राकृत का जो हमारे जो ये सामने जो शास्त्रीय भाषा घोषित हुई है, अब इससे बहुत विकास के द्वार खुल रहे हैं। जैसे कि अब हम लोगों को एक मांग करना चाहिए और सब जगह जाना चाहिए, हर प्रदेश में कम से कम प्राकृत अकादमी हो, क्योंकि अब शास्त्रीय भाषा घोषित होने से एक केंद्रीय प्राकृत संस्थान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये जाके हम लोग धीरे धीरे शांत न रहें, सहज न रहें, बल्कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सरकार से मांगे, लोग अभी कई लोग कहने लगते हैं कि इस प्राकृत भाषा के लिए इतना बजट आया था, लोगों ने लिया ही नहीं, दूसरी जगह खर्च करना पड़ा। तो प्राकृत के अनेक हम लोग थोड़े से उदासीन ना बने रहे, सजगता रहे, सरकार से मांग करें तो काफी हर प्रदेश में जैसे हिंदी अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, दूसरी अकादमी है दूसरी भाषाओं की, उसी प्रकार से प्राकृत अकादमी की भी हम आवश्यकता सरकार से मांग करें। और निश्चित रूप से एक न एक दिन ये है कि हर प्रदेश में प्राकृत अकादमी होगी। प्राकृत के बहुत अब जो प्राकृत का अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनको निराश नहीं होना चाहिए। प्राकृत के बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, क्षेत्र खुल रहे हैं, और इसके साथ ही रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। हमें एक बात और ये भी करना चाहिए कि अब हर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, उनमें प्राकृत को एक विषय के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि जब हम माध्यमिक स्तर पर प्राकृत पढ़ेंगे, पढ़ करके जो छात्र आएंगे, वही स्नातक स्तर पर बीए वगैरह में और स्नातकोत्तर स्तर पर भी वही प्राकृत अपना पाएंगे। और फिर इससे जब हर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर सरकार अगर प्राकृत भाषा लागू कर देती है एक विषय के रूप में, तो अध्यापकों की भी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से। और अध्यापकों की जब जरूरत पड़ेगी तो जो हमारे सामने इतने बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे जो मेधावी, जो हम विद्वान कह सकते हैं, युवा विद्वान हैं, प्राकृत के आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने अनेक संस्थानों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो उसके माध्यम से जो तैयार हो रहे हैं उनके लिए अब अवसर है, स्वर्ण अवसर है। तो हमें ये भी करना चाहिए, मांग करना चाहिए, हर प्रदेश में सजग रहना चाहिए और पाठ्यक्रम लागू कराने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं थोड़ा अपनी बात को थोड़ा उसके रूप में संक्षेपीकरण करने की दृष्टि से, अब जैसे कि एक जनसंख्या का नियम है कि उस भाषा का तभी मान्यता मिलती है सरकार की दृष्टि में जबकि कम से कम उसके बोलने वाले अपनी मातृभाषा के रूप में अपने को सिद्ध करने वाले जो होते हैं कम से कम 10,000 की संख्या में हो। तो अब हमारे लिए ये जरूरी है कि प्राकृत भाषा, अब हमें अपनी जनसंख्या, अब जो जनसंख्या होगी पूरे देश के, तो हमें मातृभाषा या मातृभाषा के रूप में नहीं लिखते तो उपभाषा के रूप में हमें प्राकृत भाषा का को जरूर लिखवाना चाहिए, जोर दे करके लिखाना चाहिए, ताकि इस भाषा की लोकप्रियता, और जब सरकार की दृष्टि में आएगी कि अरे प्राकृत बोलने वाले तो इतने सारे लोग हैं, तो उसको उनकी दृष्टि में आएगी और उसके विकास के उपाय करेंगे, उसके साहित्य के प्रकाशन के लिए, उसके विविध प्रकार की जो प्राकृतें हैं उसकी अलग अलग ब्रांचें खोलेंगे, उसके अध्यापन को बढ़ावा मिलेगा। और जो जितनी भी पूरे देश में जैसे मान लीजिए कि कम से कम जैन समाज है, यदि जो पाठशालाएं चला रहे हैं, घर गांव गांव में पाठशालाएं चलती हैं, तो उसको अब उनमें जो नाम लिखना चाहिए प्राकृत पाठशाला या प्राकृत स्कूल या जिस रूप में हो, मगर प्राकृत नाम जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों की दृष्टि में आए कि देखो प्राकृत का इतना अध्ययन हो रहा है और हमें
केवल दिखाना ही नहीं है, बल्कि उसको कार्यान्वित करते रहना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे अपने कुछ संस्थान हैं, हमारे अपने व्यापारिक उद्योग हैं, हमारे व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं, हमारे घर हैं और दूसरी चीजें, उनमें प्राकृत के नामकरण करना चाहिए, प्राकृत से, प्राकृत भाषा में, ताकि लोगों की दृष्टि में आए। जैसे कई कई लोग अभी ऐसा ऐसा नहीं है, कई लोग अपना लिख भी रहे हैं और लिखने भी लगे हैं। तो इस तरह से हमें प्राकृत भाषा के विषय में ये चीजें आई। और अब एक दो बातें और कह करके कि प्राकृत भाषा का आज भी बहुत प्रलयन हो रहा है, सृजन हो रहा है साहित्य का। जैसे गुजरात के अनेक मुनि संत प्राकृत भाषा में लिख रहे हैं और पत्रिकाएं भी निकाल रहे हैं। प्राकृत भाषा में अभी टीकाएं लिख रहे हैं। अभी आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज जी के सुयोग्य शिष्य विद्वान मुनि ब्रह्म सागर जी ने आचार्य कुंद कुंद के अष्टपाहुड़ की प्राकृत में टीका लिख दी, पूरी बहुत विस्तार से टीका लिखी। और उन्होंने और भी पिथ्यर भावना धम्म कहा आदि रचनाएं लिख दी। इसी प्रकार से आचार्य श्री सुनील सागर महाराज जी ने भी प्राकृत भाषा में बहुत साहित्य का सृजन कर दिया है, बहुत लिख भी रहे हैं। तो इस तरह से अनेक लोग, अनेक विद्वान इस क्षेत्र में आ रहे हैं, बहुत सजगता आ रही है। लोग शोध प्रबंध, अनेक कई लोगों ने, कई विद्वानों ने अपने शोध प्रबंध भी पूरी तरह से प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किए हैं। अभी ये जयपुर से भी वो आजकल बहुत प्रसिद्ध हैं युवक विद्वान पुलक, डॉक्टर पुलक जैन, तो उन्होंने भी अपनी प्राकृत भाषा में लिखी थी। एक डॉक्टर आशीष जैन हैं, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में शोध प्रबंध लिखा था। तो इस तरह से संभाषण शिविरों का भी बहुत जरूरी है कि हम संभाषण शिविरों का भी आयोजन करें प्राकृत की बोल, जिस तरह से, ताकि उसका, जैसे संस्कृत भारती करती है उसी तरह से प्राकृत भारती जो है वो जगह जगह जाकर के प्राकृत भाषा के संभाषण शिविरों को करना चाहिए। और एक और जो सहज सरल जो अभी चल रही है, जैसे प्राकृत विद्या जो कुंद कुंद भारती दिल्ली से प्रकाशित होती है प्राकृत पत्रिका, वो यद्यपि प्राकृत भाषा में नहीं निकलती मगर पूरे प्राकृत विषयों को पर आधारित है। उसी प्रकार से एक मगर प्राकृत भाषा में पागत भाषा नाम से एकमात्र पत्रिका निकल रही है, जो कि दिल्ली के प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन प्रकाशित करते हैं, वो उसके संपादक हैं। उन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी। और एक अंग्रेजी में जो इंटरनेशनल न्यूज लेटर के रूप में प्राकृत टाइम्स डॉक्टर अरहंत कुमार जी मुंबई से प्रकाशित करते हैं। तो आ रही है, धीरे धीरे सजगता आ रही है, लोग हो रहे हैं। हमें अपने बचपन, अपने, मैं अपने उससे बात करूंगा, मैंने अपने ही बच्चों को, जब हम अपने साथ में बैठते थे उठते थे छोटे थे, उनको अनेक मंगलाचरण प्राकृत की याद कराते। तो अब हम लोगों को भी बचपन से ही, आज बचपन में जो चीज सिखा देंगे, अभी श्रवण संस्कृति संस्थान के छात्रों ने, छात्राओं ने पूरी समय सार की गाथाएं सुनाई, अष्टपाहुड़ की, जो यानी केवल पाहुड़ का नाम बोलते थे और गाथा संख्या बोलते थे छात्राएं, उसके आधार पर बहुत सारी गाथाएं अपने अपने वो गाथाएं बोल देते थे। तो जैसे श्रवण संस्कृति अभी अभी शिविर हुए थे मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में, वहां के श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक, उन्होंने अनेक ग्रंथों की लगातार समय सार की गाथाएं सुना रहे हैं। तो बचपन में और छात्रावस्था में आज हम लोगों को रट लेना चाहिए। बनारस में ये अभी अनेक जो वेदशालाएं चलती हैं, यानी वैदिक पाठशालाएं चलती हैं, उसमें सैकड़ों बच्चे सवेरे सस्वर, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे, सैकड़ों सैकड़ों बच्चे बैठ करके जब वेद पाठ करते हैं, ऋचाएं बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हम लोगों को इसी तरह से प्राकृत की गाथाएं बचपन में सिखा देना चाहिए, बचपन से संस्कार। क्योंकि
अब जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अब फिर याद नहीं होता, उतनी स्मरण शक्ति उस दृष्टि से नहीं होती है, मगर बचपन में याद भले अर्थ ना समझे पर याद करा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंत्याक्षरी खेलना चाहिए। तो और बच्चों को छोटे छोटे नाटक भी, अभी श्रवण बेलगोल में जब अभी मस्तकाभिषेक था तो स्वामी जी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने एक नाटक, प्राकृत का नाटक जो कि जयपुर से मंडी के विद्वानों ने तैयार किया था, पूरा प्राकृत में उसका मंचन होता था। तो है, लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, पर अब हमें एक संगठित हो करके पूरी समाज, पूरी देश संगठित होकर के यदि काम करेगी तो निश्चित रूप से हम अपने निश्चित रूप में इस प्राकृत भाषा को बहुत प्रभावी, समृद्ध और इसके साहित्य को बहुत मतलब पूरे विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और ये प्राकृत को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की ये निश्चित रूप से सार्थकता को सिद्ध करना है, इसका लाभ लेना है अनेक रूपों में। बस मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली, और अब अंत में बस यही भावना है कि प्राकृत भाषा का बहुत विकास हो। प्राकृत भाषा निरंतर, जैसे पहले जनमानस की, जनसाधारण की जन भाषा थी, जन बोली थी, उसी प्रकार से आज भी पुनः प्रकाश में आ जाए, पहले जैसे चलती थी आज भी चलने लगे, ये हम जैसे चाहते हैं। और एक और बात इसमें ये जैसे कि आती है कि अनेक हमने ये प्रयास किया था अभी 2-3-4 साल पहले सियादबाद महाविद्यालय बनारस में कि एक प्राकृत का संभाषण शिविर लगा था। तो अनेक विश्वविद्यालयों के अध्यापक लोग, छात्र, शोध छात्र उसमें संभाषण शिविर में लिए। तो इस तरह के और भी संभाषण शिविर अगर चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र संस्थान के रूप में प्राकृत का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत का अध्यापन करा रहे हैं, प्राकृत में शोध कार्य करा रहे हैं, उनकी बहुत सार्थकता हो जाएगी। और उनका अब समय आ गया है कि वो सचेत रहें अपनी भाषा के विषय में, अपने, क्योंकि भाषा से ही हर चीज का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी चाहे साहित्य है, चाहे धर्म है, आध्यात्म है, जितनी चीजें हैं सब भाषा से जुड़ी है और प्राकृत से जुड़ी हैं। तो प्राकृत भाषा का खूब विकास हो, समृद्धि हो, हम देते हैं। धन्यवाद। मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से आदरणीय प्रेमी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। औपचारिक धन्यवाद तो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी देंगे। मैं 2 शब्द जरूर आपको दोहराना चाहूंगा कि आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। पूरा प्राचीनता से लेकर के आधुनिकता तक की जो यात्रा है प्राकृत की, उसका आपने दिग्दर्शन करा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम लोगों को प्रेरणा दी है कि जैसे उन्होंने कुछ किताबों के नाम बताए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी किताब पढ़नी चाहिए, उससे आपकी प्राचीनता अपने आप में सिद्ध हो जाएगी, आपको इससे बड़ा प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से भारत की भाषाएं वाणी प्रकाशन द्वारा निश्चित ही हम लोग उसको देखेंगे। आपने कई बिंदु यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित किए, किस तरह से वो सहज स्वभाव उसका नामकरण है, और एक जो भ्रम फैला हुआ है कि संस्कृत से प्राकृत है, तो उसको किस कारण से वो हेमचंद जी ने कहा है, उस बात का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया। और उसकी जो विकास यात्रा है अपभ्रंश के माध्यम से, उसको लोग अपकर्ष कहते हैं लेकिन वस्तुतः वह उत्कर्ष है। इस तरह की कई सारी बातें आपने इस संक्षिप्त उद्बोधन में दी हैं। तो मैं अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं हो तो संक्षेप में अगर कोई हैंड रेज करना चाहे तो जिज्ञासाएं हम लोग एक करते हैं। हमारे बीच में सौभाग्य से बहुत वरिष्ठ हमारे जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जी भी शायद तो जुड़े ही थे, उन्होंने परिचय कराया प्रेमी जी का। प्रोफेसर सुदीप जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मुकुल जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हर्षित मुनि जी जुड़े हुए हैं, श्री मणिन्द्र जी जुड़े हुए हैं,
डॉक्टर वीरचंद जी, इस तरह से डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय, कमल जैन जी पूना वाले, प्रोफेसर वीर सागर जी, और हमारे सुषमा सिंह भी जी, वरिष्ठ वरिष्ठ से डॉक्टर राका जैन, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। इस तरह से आज मतलब 58 हमारे वरिष्ठ श्रोता, डॉक्टर एकांत जैन, इंदु जैन, अरहंत जैन, इस तरह से, और मैं सबके नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ। 58 लोग जुड़े रहे हैं, उसका औपचारिक धन्यवाद हमारे चंद्रशेखर जी देंगे। यदि किसी ने हैंड रेज किया हो तो एक दो जिज्ञासा हम लोग ले सकते हैं। अभी तक महोदय किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। हाँ, तो मैं चंद्रशेखर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हमारे बीएल इंस्टीट्यूट में मेरे साथ काम कर रहे हैं हम लोगों के, और आप भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचार्य एवं निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं, और सेवा की भावना से हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं। हम लोगों की भावना है कि जो भी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं इस तरह से सेवा करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ें। जैसा कि प्रोफेसर पेमनी जी ने चुनौतियों की बात कही है, तो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए हमको वरिष्ठ विद्वानों का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्द आदरणीय चंद्रशेखर जी दो शब्द बोलेंगे जी। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। महोदय एक क्षमा कीजिएगा, कुंडला जी, क्षमा कीजिएगा महोदय, एक प्रश्न आया है अभी, तो पहले ले सकते हैं वह? हाँ जी जी, ले लीजिए ले लीजिए। यस। जी, अरुण जी। जी प्रणाम सर। मैं अरुण बोल रहा हूँ सर। आप दोनों लोगों को, सर जैन सर को और जो अभी वक्ता थे सर, दोनों लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही उच्च कोटि का भाषण, मैं पाली भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं प्राकृत के बारे में बहुत हद तक, बहुत ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन बहुत सारी सूचनाएं मिली। सर मेरा प्रश्न नहीं है, बस कुछ दो सूचनाएं मुझे चाहिए। जैसे कि पाली में त्रिपिटक जैसे है, 3 भागों में बटा हुआ है, तो जैन साहित्य में भगवान महावीर या जो अन्य जो तीर्थंकर रहे हैं, उनका क्या इस तरीके से साहित्य का डिवीजन हुआ है क्या, कि उनका जो लिटरेचर, जो उन्होंने उपदेश दिया, उनकी बात करें सर। आपने प्रारंभ से लेके मॉडर्न, मतलब अभी तक के सारे साहित्य की बात की, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए ये सूचना चाहिए कि क्या त्रिपिटक की तरह इन तीर्थंकरों की के वचनों को संकलित किया गया है क्या? ये एक प्रश्न है, एक सूचना चाहिए सर। दूसरी सूचना, पहले मैं पाली साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जानता था कि स्त्री संघ सबसे पहले बुद्धिज्म में बना, लेकिन कुछ रिसर्च कर रहा था तो उसमें पता चला कि भद्रकंडल केसर जी जो थी, वो पहले जैन साध्वी, मतलब एक भिक्षुणी के रूप में थी, तो पुराना था। तो क्या ऐसा कोई लिटरेचर है और भी जो इस पे प्रकाश डालता हो कि जो जैन जो साध्वी थी या जो जैन संघ था, भिक्षुणी मतलब कहने का सर, वो उस पे प्रकाश डालने वाला कोई लिटरेचर या कोई पुराना ग्रंथ है क्या? ये दो सूचनाएं चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी सुन सर, रहे सुन हैं पा आप? रहा हूँ। जी जी, सुन पा रहा हूँ। जैसे त्रिपिटकों की बात की, उसी प्रकार से प्राकृत का आगम साहित्य है। इस समय पर जैसे आचारांग, सूत्रकांग, संवायांग, स्थानांग आदि 11 अंग आगम उपलब्ध है, मूल सूत्र उपलब्ध है, प्रकीर्णक ग्रंथ उपलब्ध है प्राकृत भाषा के, बहुत बड़े बड़े, मतलब ये समझ लीजिए कि, और उनका व्याख्या साहित्य विशाल रूप में आज भी उपलब्ध है। और आपने भिक्षुणी की जो बात की है, एक बहुत अच्छी पुस्तक पार्श्वनाथ विद्यापीठ से प्रकाशित है, आप वहाँ की लाइब्रेरी में देख लें, आप ले भी सकते हैं। बौद्ध डॉक्टर कोमल चंद जैन की पुस्तक है, बौद्ध भिक्षुणी संघ के विषय में, और जैन दोनों की शायद तुलनात्मक अध्ययन है उसमें, तो आप देख सकते हैं, और उसके अध्ययन से आप जो जिज्ञासाएं हैं वो समाधान हो जाए। धन्यवाद सर। नमो जिनाणम। भोगीलाल हेरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडालॉजी के द्वारा प्रति माह आयोजित करने वाली मासिक व्याख्यान माला के अंतर्गत आज 22वें व्याख्यान प्रदान करने हेतु हमारे बीच में प्रोफेसर परम श्रद्धेय प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी हम लोगों का मार्गदर्शन
और ज्ञानवर्धन किया। और ये हर माह इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं प्रतिष्ठित और लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा। उस क्रम में आज हमने बहुत ही रोचक व्याख्यान और ज्ञानवर्धक बातें हमने सुनी। प्रोफेसर फूलचंद जैन जी बहुत ही विख्यात जैन विद्वान हैं, न केवल जैन भाषा मतलब अपने प्राकृत भाषा के, बल्कि पाली और अन्य भारतीय भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता हैं। मुझे याद आता है उनके द्वारा जब वो हमारे भोगीलाल इंस्टीट्यूट मिडोलॉजी के निदेशक थे, तो 2013 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित, उनके द्वारा पुस्तक रची गई थी, प्राकृत भाषा विमर्श, जो मुझे याद है कि वो वस्तुतः एक पुस्तक नहीं है, बल्कि समग्र प्राकृत भाषा और साहित्य का एक समग्र एक विश्वकोश के रूप में भी हम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पुस्तक है जो पठनीय है। तो आज आदरणीय प्रभुचंद प्रेमी जी ने बहुत सारी बातें प्राकृत भाषा और साहित्य के बारे में बताए, और जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राकृत भाषा को प्राप्त हुआ है, तो उसके विकास हेतु क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको बिंदुशः बताने का प्रयास किया है। हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि संस्कृत भारती की तरह प्राकृत भारती की रखने की बहुत आवश्यकता है भारत में, और प्राकृत पाठ्यक्रम को संचालित करने की आवश्यकता है स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर स्तरों में। और केंद्रीय प्राकृत संस्थान की स्थापना की जो बात उन्होंने की है, वस्तुतः वो उस पर विचार करने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को। और प्राकृत अकादमी की स्थापना हर प्रदेश में हो, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो हर प्रदेश में इसकी स्थापना होनी चाहिए। जिस तरह संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी है, उसी तरह से प्राकृत अकादमी की भी स्थापना हर प्रदेश में होनी चाहिए, जिससे प्राकृत भाषा का इतोधिक विकास हो सके। क्योंकि एक समय रहा भारत में जो ये भाषा जनमानस की भाषा थी, जनसामान्य भाषा थी, जो आज किसी कारणवश भाषा व्यवहार में नहीं है। तो आज हमारी आवश्यकता है, हम लोगों की ये हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम इस भाषा को पुनः व्यवहार पथ पर लाएं। तो उसके लिए जितने भी योजनाएं हों, जितने भी प्रयास हो, मानव प्रयास, उस प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो हम आभारी हैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी का, कि उन्होंने इसके 22वें मासिक व्याख्यान को सफल बनाया, और अपने मार्गदर्शन से, अपने ज्ञानवर्धक बातों से हम सबको उपकृत किया। तो हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज आभासी पटल में कई लोग, विद्वान लोग जुड़े हुए। हमारे आदरणीय निदेशक जी विजय कुमार जैन जी ने कई लोगों का नाम भी बताया। मैं पुनरुक्ति दोष करना नहीं चाहता, लेकिन लगभग 60 लोग हमारे आभासी पटल में आज जुड़े थे, और सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, और आशा रखूंगा कि हर मासिक व्याख्यान में आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि हर माह के अंतिम सप्ताह में हम व्याख्यान का आयोजन करते हैं। क्योंकि हमारे आदरणीय जीतू भाई जी, जो अहमदाबाद के सूत्र रत्नाकर के निदेशक के हैं, और हमारे इंडोलॉजी के संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी का भी आभार प्रकट करता हूं, और तमाम जो लोग जुड़े थे, जिनका नाम मैं पुनः ले रहा हूं, प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी, और प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, और जीतू भाई जी, और आदरणीय हमारे विजय कुमार जैन जी, राका जैन जी, आराधना जैन, अरुण कुमार यादव, धर्मेंद्र जैन, दिनेश कुमार जैन, अनेकांत जैन, अरिहंत जैन, सुनीता जैन, यतीश जैन, स्वाति जैन, लीला जैन, सुरेंद्र जैन, साहिल जैन, राहुल जैन, माधुरी काले, कमला जैन, सभी विद्वज्जनों का मैं तहे दिल से अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शीत में भी आप सभी इस आभासी पटल में जुड़े, और एक
महान प्रतिष्ठित विद्वान का आपने व्याख्यान सुना। इसके लिए प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी का पुनः आभार प्रकट करते हुए सभी इस आभासी पटल में जुड़े सभी विद्वजनों का पुनः एक बार अपने हाथ जोड़